हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, किसका? क्लास 9th मैथ्स का। ठीक है, हम 4 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो आई होप आपको वो चारों चैप्टर अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये पूरा ज्योमेट्री के ऊपर है, ज्योमेट्री के बेसिक्स के ऊपर है। ठीक है, यूक्लिड कौन थे? सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं जो इंट्रोडक्शन में दे रखा है। सबसे स्टार्टिंग में हमें चैप्टर में दे रखा है कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ये ग्रीक वर्ड के अकॉर्डिंग जियो का मतलब होता है अर्थ, मैट्रिक का मतलब होता है मेज़र, मतलब अर्थ को मेज़र करना। ये ओरिजिनेटली नीड फॉर मेजरिंग लैंड को मेज़र करने के लिए ये टर्म है। बहुत सारे जो मैथमेटिशियन थे एशियन सिविलाइजेशन के टाइम में, इजिप्ट में, बेबीलोनिया, चाइना, इंडिया, ग्रीक, इन बहुत सारे ऐसे, उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व की, फेस की, जिसकी वजह से ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। तो ये दे रखा है इंट्रोडक्शन में। और ये यूक्लिड कौन थे? यूक्लिड एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उनकी फ़ोटो ये दे रखी है यहाँ पे। यूक्लिड एक ज्योमेट्रिक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने ज्योमेट्री को फर्स्ट टाइम लाए थे ये। ठीक है, तो आगे दे रखा है कि यूक्लिड की डेफिनेशन, एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एग्जाम्स क्या होता है? एग्जाम्स के बारे में नेक्स्ट पेज पे दे रखा है आपको। एग्जाम्स होता है कि जो मैथमेटिक्स में यूज़ होती हैं, जितने भी मैथमेटिक्स की जो चीज़ें होती हैं उसमें ये यूज़ होती है, तो इसे कहते हैं एग्जाम्स। और पोस्टुलेट्स होता है जो कि खाली ज्योमेट्री में ही यूज़ होता है। एग्जाम्स मैथमेटिक्स में बहुत बार हम यूज़ करते हैं, लेकिन हम पोस्टुलेट्स को सिर्फ ज्योमेट्री में ही यूज़ करते हैं। तो ये चीज़ इसमें दे रखी है। ठीक है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं, एग्जाम्स के बारे में। इसमें 7 रूल्स हैं, इसके रूल्स कह लो या बोलो कि एग्जाम्स होता क्या है, वो इन 7 से आपको पता चलेगा। तो पहला है, थिंग्स विच इज़ इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज़ इक्वल होती है दूसरी चीज़ की, विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई भी चीज़ अगर किसी सेम चीज़ के इक्वल है तो वो दोनों भी एक दूसरे से इक्वल होंगे। मतलब यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, ए इज इक्वल्स टू बी। ए अगर बी के इक्वल है और सी इज इक्वल्स टू बी, सी भी बी के इक्वल है, तो मतलब हमारा ए इज इक्वल्स टू सी हो गया कि ए भी हमारा सी के इक्वल है। ठीक है, तो इसी में ये लिखा था कि विच आर इक्वल द सेम थिंग। अगर कोई भी चीज़ सेम, ये दोनों इक्वेशन थी, ए बी के इक्वल है, सी बी के इक्वल है, तो अगर ये दोनों चीज़ इक्वल हैं तो हमारी जो एक और ये वाली दोनों चीज़ होगी तो ये भी एक दूसरे के इक्वल होगी। तो ए इज इक्वल्स टू सी। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड है, इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अगर कोई भी इक्वल को हम देखो, दो साइड इक्वल होती है, जिसमें मैंने लिख रखा है 2 इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि दोनों साइड सेम है, दोनों साइड इक्वल हैं एक दूसरे के। अगर इसके अंदर हम कोई भी चीज़ ऐड कर दें तो दोनों साइड हमारी इक्वल हो जाएगी। मतलब अगर मैं यहाँ पे +1 कर दूँ और यहाँ पे भी +1 कर दूँ तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल्स टू 3। मतलब अगर हम कोई भी चीज़ ऐड करते हैं दोनों तरफ तो वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, थर्ड है, इफ़ द इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल। सेम चीज़, अगर हम कोई भी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वल्स में से तो उसका रिमाइंडर भी इक्वल ही होगा। 3 में से अगर मैं -1 कर दूँ, यहाँ पे भी -1 कर दूँ, तो ये हो गया 2 इज इक्वल्स टू 2। तो ये दोनों चीज़ें इक्वल होगी लास्ट में। ठीक है, अब देखते हैं फोर्थ, थिंग्स विच कंसोलिडेट विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये एक सर्कल है, इसका एक सेंटर का रेडियस होगा, और अगर मैं एक और सर्कल बनाऊँ इसी ये जैसा, तो ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। इनका रेडियस जो होगा वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यही इसमें दे रखा है कि कंसोलिडेट विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। एक जो इक्वल है वो दूसरे के भी इक्वल ही है। ठीक है, अब फिफ्थ दे रखा है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। एक होल जो है, एक होल मतलब कि अगर मेरे पास एक गिलास है जिसके अंदर 100% पानी है, ये जो है पूरा 100%, ये एक पार्ट से एक ग्रेटर होगा। मतलब इसका अगर हम 10% पार्ट निकाल लें तो 10% अगर हम निकाल लें तो ये 100 से तो बड़ा हो नहीं सकता 10%। तो हमारा होल जो है वो हमेशा ग्रेटर रहता है, चाहे हम उसमें से कितनी भी % निकाल लें। ठीक है, तो यही इसमें दे रखा है कि होल जो होता है, ये पूरा होल
इसके इससे ज़्यादा ग्रेटर नहीं हो सकता, होल ही ज़्यादा ग्रेटर होता है। ठीक है। 6 दे रखा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। कोई भी डबल चीज़ जो होगी सेम थिंग के, वो इक्वल होगी एक दूसरे से। अगर कोई भी चीज़ डबल है, मतलब इसमें दे रखा है 2x इज इक्वल्स टू z एंड 2x इज इक्वल्स टू y। मैंने 2 लिया, 2 चीज़ें हैं जो कि सेम थिंग के इक्वल हैं। z और y जो है वो सेम थिंग के इक्वल है 2x के, तो ये दोनों भी इक्वल हुई, तो z इज इक्वल्स टू y हुआ। ठीक है। 7th, थिंग्स विच आर हेल्वेस ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। मतलब अगर हम अपॉन में ले लें 1/2x इज इक्वल्स टू a एंड b, तो मतलब a और b भी एक दूसरे के इक्वल हुआ, क्योंकि a को हम ये लिखें या फिर a लिखें, b को हम ये लिखें, तो ये दोनों तो एक दूसरे के इक्वल हुए, तो मतलब a और b भी एक दूसरे के इक्वल हुए। इसमें यही बता रखा था कि अगर हम इसमें कुछ भी प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो रिमाइंडर और होल जो है वो सारा इक्वल आएगा, और अगर हम उसकी सेम वैल्यू होती है ए बी की, तो ए बी भी एक दूसरे के इक्वल होता है। सिर्फ एग्जाम्स में यही था। ठीक है। अब चलते हैं पोस्टुलेट्स पे। पोस्टुलेट्स क्या होता है? पोस्टुलेट्स खाली ज्योमेट्री में यूज़ होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 5 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, 5 पोस्टुलेट्स हैं। पहला पोस्टुलेट है, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसको हम बनाएं इन एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अगर कोई भी हमने एक स्ट्रेट लाइन ली तो वो स्ट्रेट लाइन कब बन सकती है? जब दोनों तरफ एक पॉइंट हो। 2 पॉइंट हमने लिए तो उस पर हमने लाइन खींची, तो ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये ए हो गया और ये बी हो गया, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन बन गई। तो इसमें यही बोला गया था फर्स्ट पोस्टुलेट में। और इसमें एक चीज़ और दे रखी है एग्जाम 5.1 में कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। जैसे ये दे रखा है आपको, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं जो कि एक यूनिक लाइन उससे पास हो रही है थ्रू देम। बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं एक ही पॉइंट से, तो ये दे रखा था। ठीक है। अब है पोस्टुलेट सेकंड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनिटली। कोई भी लाइन है, अगर एक लाइन है ए और बी, तो ये कितनी भी एक्सटेंड हो सकती हैं दोनों ही साइड से। हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं दोनों ही साइड से। ठीक है। तो ये इसके अंदर दे रखा है, और यहाँ पे लिख भी रखा है, द सेकेंड पोस्टुलेट सेज दैट अ लाइन सेगमेंट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द इधर साइड टू फॉर्म अ लाइन। एक लाइन को बनाने के लिए दोनों साइड से खींच रही है। ठीक है। तो ये इसके अंदर दे रखा है। अब देखते हैं पोस्टुलेट 3, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर और एनी रेडियस। कोई भी एक सर्कल बन सकता है किसी भी सेंटर से और कोई भी रेडियस से। मतलब एक पॉइंट है तो इससे हम अगर हम प्रकार से इससे एक सर्कल बनाएं तो हम एक सर्कल बना सकते हैं, और एक दूसरा सर्कल भी बना सकते हैं हम सेम पॉइंट से। तो मैंने एक और सर्कल बना दिया, तो मतलब हम किसी भी पॉइंट से या फिर सेम रेडियस हो उनका, तो हम सर्कल बना सकते हैं। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 3। अब है पोस्टुलेट नंबर 4, ऑल द राइट एंगल्स आर इक्वल्स टू वन अनदर। राइट एंगल कितने होते हैं, कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर हमारे पास एक एंगल है, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, और मैं लेती हूँ ये है 90 डिग्री, तो मतलब 90 डिग्री के एंगल्स होने चाहिए। तो ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल हैं। ठीक है। तो इसके अंदर ये दे रखा पोस्टुलेट 4 में। पोस्टुलेट 5 में दे रखा है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, ये रहा। ठीक है। तो मैं पढ़ते हैं पहले, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन अ 2 स्ट्रेट लाइन। अगर एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे हो रही है, फॉल हो रही है। मेक द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट्स टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। हमें अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक एंगल्स हैं, 2 एंगल्स हैं राइट एंगल्स, मतलब ये वाले 2 राइट एंगल्स हैं। ठीक है। फिर दे रखा है, देन द 2 स्ट्रेट लाइन्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द सेम दैट साइड इन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन द राइट 2 एंगल्स। मतलब इसमें दे रखा है कि अगर ये वाला साइड a प्लस बी
ये है a प्लस बी और यहाँ पे है b प्लस सी। तो अगर ये एक तरफ 90 डिग्री है तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री होगा, तो 90 90 180 डिग्री। तो अगर एक तरफ भी कम हो जाता है तो हम उसे कितना भी उस लाइन को खींच सकते हैं जब तक कि वो किसी पॉइंट पे मीट नहीं होती। तो वो अगर हम दोनों को लाइन को ऐसे बढ़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं तो मिलेगी जाके। तो इसमें ये ही लिखा है कि मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन द टू राइट एंगल्स। मतलब दो राइट एंगल्स का अगर सम कम है तो वो दोनों एक दूसरे से मिलती है, किसी ना किसी पॉइंट पे जाकर वो मिलेंगी। तो यही दे रखा है पोस्टुलेट नंबर 5 और यहाँ पे भी डायग्राम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, द लाइन पी क्यू फॉल ऑन द लाइन ए बी एंड सी डी सच दैट द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल 1 and 2 इज लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से कम है ये दोनों एंगल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ पी क्यू। Therefore, the line A and B will eventually intersect on the left side of PQ. PQ की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ से ये इंडेफिनेटली चलेंगी और ये कहीं पे भी जाके मिल जाएंगी। तो ये चीज़ लिखी है कि ये वाले दोनों एंगल्स जो है 180 डिग्री से कम है, मतलब ये वाला यहाँ का 180 डिग्री और यहाँ का 180 डिग्री से कम है। तो ये था पोस्टुलेट नंबर 5, ठीक है। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर थ्योरी है और ये पोस्टुलेट याद रखने की है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 5.1। आप एक्सरसाइज 5.1 करोगे आपको और अच्छे से समझ आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स, गिव द रीज़न फॉर योर आंसर। हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, जो ये 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं उनका और रीज़न भी देना है हमें। तो फॉल्स दे रखा है, ओनली वन लाइन कैन पासेस थ्रू द सिंगल पॉइंट। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास, फर्स्ट पार्ट करते हैं, अगर हमारे पास एक लाइन है जो कि जिस पर सिंगल पॉइंट है, उससे खाली एक ही लाइन पास हो रही है, एक ही लाइन पास हो सकती है उस पॉइंट से, लेकिन हम तो बहुत सारी पास कर सकते हैं। ये कर सकते हैं ऐसे 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 ऐसे, इन्फिनिटी लाइंस को हम पास कर सकते हैं। तो ये तो बोल रहा है बुक के अकॉर्डिंग, क्या बोल रहा है कि इसमें हम वन ही लाइन पास कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा फॉल्स। तो हम रीज़न क्या दे सकते हैं इसमें? फॉल्स infinity many lines can pass through a point in different directions, हम एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइन को पास कर सकते हैं, इन्फिनिटी लाइंस को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जिसका हमने रीज़न लिखा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है? देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन्स, देयर आर एन इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। हमारे पास 2 इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन हैं, मतलब कि हमारे पास 2 लाइन है, ठीक है, जिस पर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये A B C D हमारे पास देयर इज अ इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, उस पे से बहुत सारी इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन पास हो सकती है, ये इसके अंदर लिखा है। लेकिन हमारे पास अगर 2 पॉइंट है, उसके पास तो उन दोनों से मिलकर तो एक ही लाइन बन सकती है। अगर मैंने ये वाला पॉइंट भी ले लिया, 2 डिस्टेंट पॉइंट ले लिए, उससे भी एक लाइन ही मिलके बन सकती है ना। तो एक ही लाइन बना पा रहे हैं हम, बहुत सारी इन्फिनिटी लाइंस तो बना नहीं पा रहे ना इन दोनों को जोड़कर। इसमें लिखा है कि इन्फिनिटी नंबर्स ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, मतलब कितनी भी नंबर्स ऑफ लाइन पास हो सकती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, लेकिन ये 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, एक ही लाइन पास हो सकती है। तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ओनली 1 लाइन पास, ठीक है। तो इसी में ये दे रखा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट होंगे तो एक ही लाइन पास हो सकती है।
ठीक है, अब इसका देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है? अ टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन है जो कि प्रोड्यूस हो सकती है ऑन बोथ द साइड्स पे। आपने पीछे ये चीज़ आपने पढ़ी है कि एक लाइन से आप बहुत सारी इन्फिनिटली बोथ द साइड्स पे प्रोड्यूस कर सकते हो। मैं आपको दिखा देती हूँ, वो हमने पॉइंट पढ़ा है ना। ये रहा पोस्टुलेट नंबर 2 है ये। अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनेटली। एक लाइन से हम कितनी भी उस लाइन को टर्मिनेट एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रीज़न देखिए कि यस दिस इज़ अ पोस्टुलेट नंबर 2, अ टर्मिनेटेड और द लाइन सेगमेंट। एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको एक बार करके दिखाती हूँ कि ये 2 पॉइंट हैं, ए बी है। इस लाइन को हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये इसके अंदर दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू हो गया। और हम रीज़न ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज़ अ पोस्टुलेट नंबर 2, पोस्टुलेट नंबर 2। और फिर आगे लिख सकते हैं अ टर्मिनेटेड और अ लाइन सेगमेंट, मतलब 2 पॉइंट की जो होती है लाइन सेगमेंट होती है, कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely on both the sides, to give a line। लाइन देने के लिए हम उसको कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखते हैं हमारा फोर्थ पार्ट क्या है। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस आर इक्वल, मतलब रेडियस आर इक्वल। अगर हमारे पास 2 सर्कल हैं जो कि एक दूसरे से इक्वल है तो उनका रेडियस भी इक्वल होना चाहिए। सो ये ट्रू है, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। सो इसका आंसर है ट्रू, कि हमारे पास 2 सर्कल हैं जिसका रेडियस जो है वो एक दूसरे से इक्वल है, क्योंकि सर्कल ही इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल ही होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हम ट्रू। 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई will have the same radius from the relation। अब ऐसे आप अपने आप से रीज़न बना के लिख सकते हो, ठीक है, कि 2 सर्कल जो हैं उनका रेडियस भी सेम ही होता है। ठीक है, तो अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट क्या दे रखा है? फिफ्थ पार्ट दे रखा है इन द फिगर 5.9, मतलब ये वाला जो फिगर दे रखा है इसमें 3 लाइन दे रखी है। इफ़ ए बी इज इक्वल्स टू पी क्यू, मतलब ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, तो और पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। देन ए बी इज इक्वल्स टू एक्स वाई। हमें ये बताना है कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, पी क्यू जो है वो एक्स वाई के इक्वल है। अब हमें ये बताना है कि जो ए बी है वो एक्स वाई के इक्वल है या नहीं, मतलब हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, तो आपको दिख रही होगी फिगर। सो हम ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि ये एक्सएगम में आया था ये वाला पॉइंट, कि जो 2 चीज़ें होती हैं वो सेपरेटली इक्वल हो जाती है तीसरी चीज़ के। ठीक है, तो हमारी अगर ए बी ये लाइन एक दूसरे के इक्वल है, ये भी लाइन एक दूसरे के इक्वल है और ये भी लाइन एक दूसरे के इक्वल है, तो मतलब ये लाइन इक्वल होती हैं। ठीक है, तो हमने पीछे ये पढ़ा है, तो हम लिख सकते हैं ट्रू फ्रॉम द एग्जाम्स that if 2 things are separately equal to a third thing,
वो थर्ड थिंग के इक्वल हो जाती है। मतलब अगर हमारे पास ए बी इज़ इक्वल्स टू बी सी इज़ इक्वल्स टू एक्स वाई एक्स, तो हो जाएगा हमारा ये इसके इक्वल अपने आप ही हो जाएगा, क्योंकि बी सी को हम एक्स वाई लिखें या बी सी लिखें एक ही बात है। तो ऐसे करके हमारा ये इक्वल हो जाएगा। देन दे आर इक्वल्स टू ईच अदर, इक्वल टू ईच अदर। आप ऐसे पूरा रीज़न लिख सकते हो, ठीक है। तो ये बात सच है, हम ये पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। हमें कुछ टर्म्स दे रखे हैं, उनकी हमें डेफिनेशन बतानी है। आर देयर आर अदर टर्म्स दैट नीडेड टू बी डिफाइन द फर्स्ट। अगर हम कोई भी एक फर्स्ट दे रखा है पैरेलल लाइंस, उसके अंदर अगर और भी हम टर्म्स आती हैं तो उसको भी डिफाइन करो। व्हाट आर दे, वो कौन सी टर्म्स होंगी और उसको डिफाइन करना है हमें। तो अब ये 5 दे रखी हैं, हमें एक एक करके देखते हैं हम इनकी। अब ये जो चैप्टर है ये समझाने का ज़्यादा है, वैसे कम है, थ्योरी ज़्यादा है इसके अंदर, डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसका फर्स्ट दे रखा है पैरेलल लाइंस। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इसकी लिखती हूँ। पैरेलल लाइंस क्या होती है, 2 लाइंस होती हैं, 2 स्ट्रेट लाइंस, 2 स्ट्रेट लाइंस which have no point in common, which have no point in common। कॉमन इन दोनों के बीच, मतलब ये 2 लाइनें होती हैं, 2 पैरेलल लाइंस हैं ये देखो, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट कोई नहीं है कि एक दूसरे से ये जुड़ रही हो। इसी मैंने लिखा है कि 2 स्ट्रेट लाइंस विच हैज़ नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइंस। अब इसके अंदर हम और कौन सी टर्म निकाल सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हो, खाली लाइन को डिफाइन कर सकते हो, पॉइंट को डिफाइन कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें हैं जो इसको आप डिफाइन कर सकते हो। आपको बुक में भी, अगर आप बुक में भी इनकी डेफिनेशन देखोगे, जो चैप्टर है उसके स्टार्टिंग में दे रखी है, देखो अ पॉइंट की दे रखी है, अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, जिसका कोई पार्ट नहीं होता, वो होती है पॉइंट। लाइन की दे रखी है, लाइन इज द ब्रीथलेस लेंथ। लाइन बहुत लंबी कितनी भी हो सकती है, ब्रीथलेस लेंथ हो सकती है उसकी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन की लिख रखी है, स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाई इवेंटली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। कोई भी लाइन जो होगी वो अपने आप में एक पॉइंट्स के साथ, विद द पॉइंट्स के साथ बनी होगी, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ऐसा सरफेस की दे रखी है, प्लेन सरफेस की दे रखी है, एज ऑफ द सरफेस आर लाइंस। तो ये आप अच्छे से डीप में पढ़ोगे तो ये आपको मिल जाएंगी डेफिनेशंस, ठीक है। तो हमने पैरेलल लाइन की बता दी, ठीक है। अब इसमें सेकंड कौन सी दे रखी है, सेकंड दे रखी है, वेट, सेकंड दे रखी है परपेंडिकुलर लाइंस। अब परपेंडिकुलर्स क्या होता है, मैं लिख लेती हूँ, परपेंडिकुलर लाइंस। इसकी स्पेलिंग कभी गलत मत लिखना, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो इसकी हम परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, मैं डेफिनेशन लिखती हूँ अपनी लैंग्वेज में, 2 intersecting lines making an angle angles of 90 degree at intersecting point। इसका क्या मतलब हुआ, 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इनका जो है ये 90 डिग्री है, तो एक एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है वहाँ पे एक एंगल बन रहा है, तो ये होता है परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी टर्म निकल सकती है, लाइंस निकल सकती है, एंगल निकल सकता है, पॉइंट निकल सकता है, तो ये टर्म्स निकल सकती हैं। सो थर्ड, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, अ लाइन विथ 2 एंड पॉइंट्स। लाइन, तो एक लाइन सेगमेंट क्या हो गया, मतलब एक लाइन जिसके 2 पॉइंट है, तो ये बन के हो गया लाइन सेगमेंट, ये बन के हो गई लाइन सेगमेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अ लाइन विद 2 पॉइंट्स, 2 एंड पॉइंट्स। तो इसकी कोई डेफिनेशन, आप ये डेफिनेशन लिख लो, बुक में ही लिख लो कहीं कहीं पर, क्योंकि लाइंस की ऑलरेडी दे रखी है।
और बहुत सारी डेफिनेशन ऑलरेडी दे रखी है, जो नहीं दे रखी है आप साइड में लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको लाइन सेगमेंट पता चल गया। इसमें से कौन सी डेफिनेशन निकाल सकते हो? पॉइंट की निकाल सकते हो बस, और लाइन की निकाल सकते हो, है ना। तो अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ डेफिनेशन कौन सी है? फोर्थ है रेडियस ऑफ अ सर्कल। इसकी जो फोर्थ दे रखी है वो दे रखी है रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है? अब ये तो आपको ज़रूर पता होगा कि रेडियस ऑफ द सर्कल क्या होता है, आई एम श्योर आपको पता होगा। ठीक है, तो वो होता है कि द लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट होती है, द लाइन सेगमेंट विद वन पॉइंट एट अ सेंटर, सेंटर में एक पॉइंट होता है, एंड अदर एट एनी पॉइंट, और कोई दूसरा जो पॉइंट होता है उस पर बनता है सर्कल, ऑन द सर्कल। मतलब क्या हुआ इसका? एक लाइन सेगमेंट है, मैंने लिया, आप कितने भी सेंटीमीटर के, मैंने 2 सेंटीमीटर की ले ली, तो ये वाला हमारा सेंटर का पॉइंट है, ये ले ली हमने, तो इस पॉइंट पे तो हमारा रेडियस हो गया, ये चीज़ हमारी रेडियस होगी, और इस पर हम सर्कल बना सकते हैं। तो यही डेफिनेशन में भी लिखा है। ठीक है, तो ये हो गई रेडियस की डेफिनेशन। अब इसमें फिफ्थ क्या दे रखा है? फिफ्थ दे रखा है स्क्वायर। अब हमें बतानी है स्क्वायर की डेफिनेशन। स्क्वायर की डेफिनेशन क्या होगी? स्क्वायर की डेफिनेशन आई थिंक बुक में भी दे रखी है, लेट मी चेक। नहीं, स्क्वायर देखते हैं। मैं अपनी तरफ से लिख देती हूँ, quadrilateral with all sides equal। मतलब एक quadrilateral, ये एक है आपका, इसकी चारों साइड्स, जितनी भी साइड्स होंगी वो एक दूसरे के इक्वल होंगी, एंड और इसके चारों कोनों में कोई ना कोई एंगल होगा जो कि एक दूसरे के इक्वल होगा, एंड ऑल एंगल्स इक्वल भी होगा, और हमारा राइट एंगल भी होगा। राइट एंगल मतलब ये सारे राइट एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल होंगे, मतलब 90 डिग्री होता है राइट एंगल, तो ये चारों 90 डिग्री के होंगे, तो इसे कहते हैं हम स्क्वायर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसिडर 2 पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। अब ये 2 पोस्टुलेट दे रखे हैं कि समझो कि ये दोनों पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट दे रखा है गिवन एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट अ थर्ड पॉइंट सी विच इज़ इन बिटवीन ए एंड बी। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, ये है ए और ये है बी, और इनके बीच में एक और पॉइंट है वो है सी। तो ये फर्स्ट पोस्टुलेट है। सेकेंड है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। मतलब कि हमारे पास एक लाइन है ए और बी, लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो उस लाइन पर नहीं है, वो अलग है लाइन पर। ठीक है, तो ये दोनों पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। डू दीज पोस्टुलेट कंसिडर्ड एनी अनडिफाइंड टर्म्स। क्या इनमें कोई अनडिफाइंड टर्म्स हैं? हाँ हैं, बहुत सारी अनडिफाइंड टर्म्स हैं। आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। ये क्या कंसिस्टेंट है? हाँ, ये कंसिस्टेंट है क्योंकि इसके अंदर 2 सिचुएशंस आ रही हैं। ठीक है, आगे दे रखा है डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट। क्या ये यूक्लिड पोस्टुलेट को फॉलो करते हैं? बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, क्योंकि ये वाली जो चीज़ है कि 2 पॉइंट्स होंगे और एक और पॉइंट उस पर लाई करेगा, तो ये तो एग्जाम्स में आया था, पोस्टुलेट्स में तो आया नहीं था। तो इसको इस क्वेश्चन में बस यही पूछा है, तो हम आगे इसका रीजंस लिखते हैं एक एक करके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देती हूँ और हम यहाँ पे रीजंस लिखते हैं इसका। पहला क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3। अब पहली चीज़ क्या दे रखी है? डू दीज पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म्स। तो लिखेंगे येस, दीज पोस्टुलेट्स कंटेन many undefined terms, many undefined terms। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का जवाब दिया हमने। सेकंड, आर दीज पोस्टुलेट कंसिस्टेंट। यस, ये कंसिस्टेंट है। क्यों है? मैं लिख देती हूँ बिकॉज देयर आर फर्स्ट 2 सिचुएशंस। बिकॉज इसके अंदर
दो सिचुएशंस है, टू सिचुएशंस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर दो सिचुएशंस आ रही है इसलिए वो कंसिस्टेंट है। फिर आगे दे रखा है डू दे फॉलो फ्रॉम द यूक्लिड पोस्टुलेट एक्सप्लेन। तो क्या ये यूक्लिड नहीं करते हैं फॉलो, क्योंकि ये एक्सिगम्स में आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे नो दे फॉलो एन एग्जाम्स गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ये एग्जाम लिखा है हमने जो पीछे पढ़ा था, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स there is a unique line that passes through them। ये पीछे एग्जाम्स था जो कि इसमें है ये दोनों पार्ट, ठीक है, तो यही था इसके अंदर भी, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया। ये चैप्टर समझने का है, पूरा करने का कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ थ्योरी है। आप थ्योरी अच्छे से पढ़ लोगे आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, इफ़ अ पॉइंट सी लाई बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी, मतलब एक लाइन है, करके दिखाती हूँ, यहीं पे एक लाइन है ए और बी, इसके बीच में एक पॉइंट है सी जो कि लाई करता है। अब हमें ये बताना है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, मतलब ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए सी जो है इज इक्वल्स टू 1/2 ए बी के इक्वल है। एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, हमें फिगर को ड्रॉ करना है और फिर बताना है हमें। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब एक लाइन है, यह है ए और ये वाला पॉइंट है बी, ठीक है, इसमें एक पॉइंट है सी। अब हमें क्या बताना है कि हमें प्रूफ करना है कि ए सी जो है वो 1/2 ए बी के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। और इसमें दे रखा है कि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ठीक है। अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अब हमें जो दे रखी है ये चीज़ कि मैं लिखूँगी ए बी इज़ इक्वल्स टू ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, मतलब ये वाली जो पूरी लाइन है वो ए सी और बी सी के इक्वल है, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं। अब आगे क्या लिखेंगे हम कि जो ए सी है उसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, या फिर हम बी सी को ए सी लिख सकते हैं। इट्स टोटली अप टू। अब हमें ए सी को प्रूफ करना है, तो ए सी को हम नहीं बदलते, हम बी सी को बदलते हैं। बी सी जो है वो ए सी लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए सी जो है वो बी सी के इक्वल है, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ए बी हमें दे रखा है तो ये 2ac हो गया, ठीक है। अब ac तो हमें कॉमन चाहिए, मतलब अकेला चाहिए, तो ये हो गया अकेला। अब इस 2 को इधर लाएंगे तो ab/2 हो गया, ठीक है। उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ab इज इक्वल्स टू ac। अब ये हो गया हैंस प्रूफ। जो हमें प्रूफ करना था ये हमें प्रूफ करना था और सेम प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में यही दे रखा था, ऐसे ही हमें प्रूफ करना था। अब हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इन क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 4 जो हमने किया है ये लाइन वाला, इसी में इंक्लूड करके क्वेश्चन दे रखा है। पॉइंट सी जो है इस कॉल्ड अ मिड पॉइंट है, ये हमारे ए बी का, ए बी जो लाइन है मिड पॉइंट है सी। हमें प्रूफ करना है दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही पॉइंट हो सकता है, एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, तो हमें ये प्रूफ करना है। अब देखते हैं हम कैसे प्रूफ करेंगे। अब पीछे वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या प्रूफ करना था, ए सी इज इक्वल्स टू 1/ab, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था। अब हम क्या करेंगे, ये आप मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, अब प्रूफ करेंगे तो हमें इक्वेशन की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब प्रूफ इसे कर दिया हमने फर्स्ट। अब हमने ले लिया ये है ए और ये है बी और ये था सी। अब हमने सपोज लेट कर लिया कि एक और पॉइंट है डी, हमने कर लिया लेट डी इज़ अ मिड पॉइंट, डी जो है वो मिड पॉइंट है,
ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी भी एक इक्वेशन बना लेंगे। तो ये हो जाएगा AD इज इक्वल्स टू 1/2 AB, मतलब ये 1/2 है पूरा AB का, जैसे कि AC था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, जैसे हम प्रूफ करते हैं वैसे ही करेंगे। अब क्या हुआ, अब ये दोनों सेम है। हमने पीछे क्या पढ़ा था कि जब कोई भी दो चीज़ सेम होगी तो ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो क्या हुआ, AC इज इक्वल्स टू AD, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम प्रूफ भी करते हैं, हम ऐसे लिखते भी हैं कि AC, और इसको अगर हम ऐसे लिखें भी तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, तो बचेगा क्या, AC इज इक्वल्स टू AD, यही बचेगा हमारा। और तो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब जो C है हमारा, उसी के ऊपर एक D पॉइंट और है, उसी के ऊपर है, अलग से नहीं है। तो ये हो गया आपका प्रूफ, हेंस प्रूफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स C and D are not a different points, are not a different points। सो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एवरी पॉइंट, जो बुक में हमें लाइन दे रखी थी कि एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ ओनली वन and only one point, only one मिड पॉइंट, कि उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है। ठीक है ना, ये है पूरा चैप्टर समझने का। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, तो आप अच्छे से इसको समझो, क्वेश्चंस को भी। ठीक है, आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, इन फिगर 5.10, मतलब ये जो फिगर दे रखी है 5.10, इसमें दे रखा है जो AC जो है वो BD के इक्वल है। हमें प्रूफ करना है जो AB है वो CD के इक्वल है। इसमें दे रखा है कि AC BD के इक्वल है, हमें प्रूफ करना है कि AB और CD इक्वल है। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी देखते हैं। अब मैं लाइन भी बना देती हूँ यहाँ पे। ये है A, ये है B, ये है C और ये है D। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा है कि AC इज इक्वल्स टू BD है, और हमें प्रूफ करना है AB इज इक्वल्स टू CD। तो हमें दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है कि AB जो है CD के इक्वल है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे हम, इसको भी हमें वैसे ही प्रूफ करना होगा। तो हम प्रूफ करते हैं कि AC इज इक्वल्स टू BD, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, हमें ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे कि हम AC जो है, ये AC जो है इसके अंदर 3 पॉइंट आ रहे हैं ABC, तो ये हो गया AB प्लस BC। ठीक है, और BC का क्या हो गया, BC का तो ये BD है, सॉरी BD के बीच बीच में क्या आ रहा है, BC और CD, तो ये हो गया BC प्लस CD। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, BC आ रहा है, इसको हम काट दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको हमने काट दिया तो बचा क्या, AB इज इक्वल्स टू CD। तो ये हो गया हैंड्स प्रूफ, ये हो गया प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज एग्जाम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड एग्जाम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रूथ, नॉट दैट अ क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द फिफ्थ पोस्टुलेट। हमें ये बताना है हमारा जो एग्जाम 5 था वो इनकी लिस्ट में है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे हैं, लेकिन ये पोस्टुलेट का 5th नहीं है। हमें पोस्टुलेट का 5th नहीं देखना, हमें देखना है कि वो एग्जाम्स का 5th है। अब उसका 5th है क्या, ये दे रखा 5th है, द होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। हमारा जो होल है वो एक पार्ट के ग्रेटर है। जैसे मैंने आपको बताया था 100% पानी है, उसमें से हम 10% निकालेंगे तो 100 ही ग्रेटर होगा, 10% ग्रेटर नहीं होगा। ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे हुआ कि आपकी पूरी अर्थ है, उसमें से 10% पानी, अगर हम पानी ही ले कि गिलास में 100% है, 100% सोचो ये अर्थ है, और उसका अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत जो भी पार्ट है उसको हम नहीं कर सकते, तो वो हो गया हमारा, तो इसीलिए यूनिवर्सल ट्रुथ भी बोला गया है। तो इसका रीज़न आप ऐसे लिख सकते हो, इसे मैं लिख देती हूँ कि सिंस दिस इज़ ट्रू
दिस इज़ ट्रू, मतलब अर्थ की कोई भी चीज़ जो होगी वो अर्थ, उसमें अर्थ ग्रेटर होगा, उसका कोई भी अर्थ का पार्ट होगा तो वो ग्रेटर नहीं होगा। अर्थ का अर्थ इज़ ग्रेटर, मतलब अर्थ एक होल है और उसका कोई भी पार्ट होगा, अगर 10% 20% के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पार्ट है तो उसके इक्वल नहीं होगा। तो इट इज़ ट्रू फॉर एनीथिंग in any part of the world, so this is a universal truth, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, मतलब अर्थ जो है हमारी होल है और जो उसके जो कोई भी उसका पार्ट होगा तो वो हमारी होल जो है, वर्ल्ड जो है, हमारा अर्थ जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट, ठीक है। अब हमारा जो 5.2 है उसमें भी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, सिर्फ समझने का है। आपको ये दोनों चीज़ एग्जाम्स और पोस्टुलेट अच्छे से समझ लेना है तो आप क्वेश्चन भी बहुत ही आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे कंप्लीट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, लाइक शेयर और कमेंट भी कर दो, और सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक है। सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे मैं सारे नोट्स वगैरह डालती रहती हूँ, जो भी हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं वो सब मैं नोट्स डालती रहती हूँ। और क्लास 9 की इंग्लिश और क्लास 9 की मैथ्स पढ़नी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट करी है और मैं क्लास 9 की साइंस भी स्टार्ट करने वाली हूँ, वो उसकी भी जल्दी ही वीडियो आएगी। पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि साइंस का सिलेबस है क्या इस साल का, 2021 to 2022 है क्या, ठीक है। तो अगर आपको मैथ्स की प्लेलिस्ट देखनी होगी तो आपको लेफ़्ट साइड पर मिल जाएगी स्क्रीन पर, और अगर आपको साइंस की चाहिए हो आपको इंग्लिश की चाहिए हो तो राइट साइड में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाके आप चेक कर लेना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।